एग्जाम पाठशाला 2.0 के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 21 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। चलिए देखते हैं क्या आपने करंट अफेयर में। अपना पहला सवाल है, विश्व आर्थिक फोरम WEF, विश्व आर्थिक फोरम को बोलते हैं क्या? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक फोरम 2023 की बैठक की थीम क्या है? ऑप्शन ए है कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, ऑप्शन बी है प्लेनेट पीपल पार्टनरशिप, ऑप्शन सी है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ऑप्शन डी है प्रमोशन ऑफ रीजनल ट्रेड। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वार्षिक बैठक हो रही है वो दावोस में हो रही है। दावोस में हो रही है, ठीक है। और दावोस कहाँ पड़ता है? दावोस पड़ता है अपना स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की बैठक की थीम पूछ रहा है, वो क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हो रही है दावोस। दावोस कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। और इसी में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की बैठक की थीम घोषित करी गई है, और थीम क्या है? कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना, विश्व आर्थिक फोरम 2023 की बैठक कहाँ हो रही है? दावोस में हो रही है। वार्षिक शिखर सम्मेलन जो हो रहा है कहाँ हो रहा है? वो दावोस में। और दावोस कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला सवाल, किस संस्था ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी है ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो सर्वाइवल ऑफ रिचेस्ट, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। कि जो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक हो रही है, वार्षिक शिखर सम्मेलन हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? दावोस में हो रहा है। दावोस, दावोस कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। उसी में ही एक ऑर्गेनाइजेशन, एक NGO है, सॉरी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO है, जिसका नाम है ऑक्सफैम इंटरनेशनल। उसने क्या करा है? सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल एक NGO है, अमेरिका बेस्ड NGO है। इसने क्या करा है? इसने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसका नाम है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। इस रिपोर्ट में, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में क्या कहा गया कि जो 40% संपत्ति है ना भारत में, 40% संपत्ति है, टोटल संपत्ति की 40%, वो ऊपर के 1% लोगों के पास है। समझ रहे हो आप? 1% लोगों के पास है। और जो नीचे के 1% लोग हैं, उनके पास कितनी संपत्ति है? टोटल 3% है टोटल संपत्ति का। आप इस रिपोर्ट से अंदाजा ये लगा सकते हैं कि भारत की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा मात्र भारत के 1% लोगों के पास है। आप समझ रहे हो? जितनी संपत्ति है भारत में, उसका 40% हिस्सा टोटल संपत्ति का, अगर मैं 100 रुपये मान लेता हूँ, 100 रुपये में से 40 रुपये 1% लोगों के पास हैं, बाकी बचे 60 रुपये। तो 60 रुपये जो हैं, वो टोटल 60 रुपये, ये 99% लोगों के पास हैं। देख रहे हो आर्थिक विषमता कितनी है? भारत के अंदर आर्थिक विषमता कितनी है? और अगर नीचे के 1% लोगों की बात करते हैं तो उनके पास 3% है कुल टोटल संपत्ति का। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक से, जो ऑक्सफैम इंटरनेशनल एक NGO है, उसने रिपोर्ट पब्लिश करी है। तो इसका बी उत्तर बिल्कुल सही है। क्या? ऑक्सफैम इंटरनेशनल, बी उत्तर बिल्कुल सही है। अगला सवाल, वरुण भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो वरुण की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। जो
द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका प्रारंभ जो हुआ ना वरुण का, वो 1953 से हुआ। 1953 से ये द्विपक्षीय अभ्यास चला आ रहा है। और इसे वरुण नाम कब दिया गया? तो भैयों इसे वरुण नाम दिया गया 2001 में। 2001 में इसे क्या दे दिया गया? वरुण नाम। वरुण नाम दे दिया गया। वरुण नाम दिया गया कब? 2001 में। ठीक है। और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? तो किन किन देशों की सेनाएं इसमें वरुण नौसैनिक अभ्यास में भाग लेती हैं? एक तो भारत की लेती है और दूसरी किसकी लेती है? इसका बी उत्तर बिल्कुल ठीक है, फ्रांस की लेती है। फ्रांस और भारत की नौसेनाओं के मध्य होने वाला एक द्विपक्षीय अभ्यास है ये, जिसका नाम क्या है? वरुण। 1953 में इसकी शुरुआत हुई और 2001 में इसे क्या नाम दिया गया? वरुण नाम दिया गया। अगला सवाल, किस राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है ओडिशा। तो ये पहल अपनी तरह की एक अनोखी पहल है, साइबर कांग्रेस पहल। ये है क्या कि जो तेलंगाना की महिला सुरक्षा, तेलंगाना की महिला पुलिस विभाग है, महिला पुलिसकर्मी है, उन्होंने क्या करा है? इस पहल को प्रारंभ करा है, जिसका नाम है क्या? साइबर कांग्रेस पहल। महिला सुरक्षा विंग ने इसे क्या करा है? साइबर कांग्रेस पहल को प्रारंभ करा है। तेलंगाना की महिला सुरक्षा प्रणाली। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो साइबर क्राइम होता है, जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को साइबर क्राइम से अवगत कराना, साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देना, ये इसका उद्देश्य है। तो इसका बी उत्तर बिल्कुल ठीक है। तेलंगाना महिला पुलिस विंग ने साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत करी है। बी उत्तर बिल्कुल ठीक है इसका। अगला सवाल, हाल ही में खबरों में रहा एफपीजीए, एफपीजीए किस उद्योग से जुड़ा है? एफपीजीए की फुल फॉर्म क्या है? फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। ये क्या है? ये एक प्रकार की क्या है? प्रोग्रामेबल चिप है। चिप है ये, ठीक है, चिप है। तो इसे लाने की जरूरत क्या पड़ी? पहले इसकी जगह हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते थे उसमें लगती थी ASIC चिप लगती थी। पहले जो लगती थी, कौन सी लगती थी? ASIC चिप लगती थी। अब उसकी जगह एक सस्ती चिप भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजी है, जिसका नाम उन्होंने रखा है PFGA, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से जुड़ी हुई चिप है और ये सस्ती है। जो पहले चिप लगती थी ASIC चिप, उसके मुकाबले इसकी कीमत सस्ती है, मतलब इसका उत्पादन सस्ते तरीके से किया जा रहा है PFGA चिप का। अगला सवाल, भारत किस राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में अपने पहले वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो आपको अवगत होगा कि G20 की अध्यक्षता भारत के पास आ गई है। उसी अध्यक्ष G20 के हिस्से के रूप में क्या कर रहे हैं? भारत सरकार वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है G20 के हिस्से के रूप में ही।
तो इसकी मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो इसका सही उत्तर क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली कर रहा है। बी उत्तर इसका एकदम ठीक है, नई दिल्ली कर रहा है। वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली कर रहा है, जो G20 के एक हिस्से के रूप में आयोजित कराया जा रहा है। अगला सवाल, किस संस्था ने गिविंग एम्पलीफाई एक्शन पहल शुरू की है? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन डी है G20। गिविंग एम्पलीफाई एक्शन पहल शुरू की है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सार्वजनिक, निजी और परोपकारी भागीदारी को वित्त पोषित करना। सार्वजनिक, निजी भागीदारी को, मतलब पीपीपी, अगर मैं कहूं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल को फाइनेंस करना, मतलब वित्त पोषित करना। वित्त पोषित करना इसका उद्देश्य है। वित्त पोषित करना क्या है इसका उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य क्या है कि जो 2050 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करना। नेट जीरो, कार्बन उत्सर्जन में है एक टर्म, नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करना, ये उसका उद्देश्य है। दो उद्देश्य हैं हासिल करना। एक तो क्या हो गया, पीपीपी, जो हमारे चलते हैं प्रोजेक्ट पीपीपी पे बेस होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब सार्वजनिक निजी भागीदारी को वित्त पोषित करना, पीपीपी को। और दूसरा क्या है, 2050 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करना। और गिविंग एम्पलीफाई एक्शन पहल शुरू किसने करी है? इस पहल के तहत ये विश्व आर्थिक मंच की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। उत्तर सी बिल्कुल इसका ठीक है, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है पहल। क्या नाम है जिसका? गिविंग एम्पलीफाई एक्शन पहल। किसकी है? विश्व आर्थिक मंच की है। दो लक्ष्य हैं इसके, पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को वित्त पोषित करना, और दूसरा 2050 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करना। ये दो इसके लक्ष्य हैं। अगला सवाल, हाल ही में किस भारतीय कॉरपोरेट्स ग्रुप ने एशिया के पहले नियोजित हाइड्रोजन संचालित खनन ट्रक को तैनात करने की योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए है टाटा समूह, ऑप्शन बी है रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन सी है अदानी समूह, ऑप्शन डी है आदित्य बिरला समूह। तो इसमें समझाने लायक ऐसा कुछ है नहीं, तो इसका उत्तर मैं सीधा आपको बता देता हूं, किसने किया है? अदानी समूह ने। सी उत्तर बिल्कुल ठीक है, अदानी समूह ने क्या करा है कि हम हाइड्रोजन संचालित खनन ट्रक को तैनात करने की योजना की घोषणा कर रहे हैं। ये किसने करी है? अदानी समूह ने। अगला सवाल, कोरबा आयुध फैक्ट्री किस देश के साथ संयुक्त उद्यम में AK-2003 असॉल्ट राइफल का निर्माण कर रही है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो सबसे पहले याद रख लेते हैं, कोरबा आयुध फैक्ट्री मतलब कोरबा हथियार बनाने की फैक्ट्री है। आयुध मतलब हथियार। ये है कहाँ? ये पड़ती है कहाँ आपकी? उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पड़ती है। अमेठी जिले में पड़ती है, ठीक है। कोरबा आयुध फैक्ट्री, इसमें क्या है कि इसमें AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, और 5000 असॉल्ट राइफल की खेप मार्च के महीने तक भारतीय सेना को दे दी जाएंगी। भारतीय सेना को हवाले कर दी जाएंगी। और ये किसके साथ है, किस देश के साथ एक संयुक्त कार्यक्रम चल रहा है? तो इसका सही उत्तर है बी, रूस के साथ। असॉल्ट AK-203 असॉल्ट राइफल कहाँ बन रहेंगी? उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में। और किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। तो बी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल, 1200 साल पुराने लघु मन्नत स्तूप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोजे गए हैं? ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो
अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग क्या करी है, इसकी खोज करी है। किसने? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसकी खोज करी है। और ये कहाँ पे हैं? ये पड़ते हैं नालंदा जिले के पास में। नालंदा कहाँ पड़ता है? नालंदा के पास में इसकी खोज करी है। नालंदा कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो इसका सी उत्तर बिल्कुल ठीक है। नालंदा के पास बिहार में 1200 साल पुराने लघु मन्नत स्तूप खोजे गए हैं, जिसकी खोज किसने करी है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने करी है। अगला सवाल, सोनामार जिसे हॉकी विलेज के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो ये एक बहुत छोटा सा गांव है सोनामार। सोनामार, इस गांव से अब तक लगभग 60 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के हॉकी प्लेयर निकल चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर के हॉकी प्लेयर, ये गांव एक बहुत छोटा सा गांव है, हॉकी खिलाड़ी दे चुका है ये गांव इतने 60 से अधिक। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि वहां पे हॉकी की अत्यधिक सुविधाएं ना होने के कारण वहां पे एक कृत्रिम रूप से हॉकी टर्फ ग्राउंड बनाया जा रहा है। हॉकी टर्फ मतलब जिस पे एक्चुअल में हॉकी खेली जाती है, टर्फ बोलते हैं उसे। ठीक है, तो वो बनाया जा रहा है ताकि यहां से और खिलाड़ी अधिक से अधिक मात्रा में निकले और देश का नाम रोशन करें। और ये कहां पड़ता है? सोनामार। इस गांव को कहा जाता है हॉकी विलेज, हॉकी वालों का गांव। और ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है उड़ीसा में। ये उत्तर बिल्कुल इसका ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है ये। 60 से अधिक, अभी तक इस छोटे से गांव से 60 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी इस गांव से अब तक निकल चुके हैं। बहुत बहुत बड़े नाम भी हैं, इंटरनेशनल टीम में भी अभी भी खेल रहे हैं और पुराने भी हैं ऐसे। अगला सवाल, किस लेखक को फेडरल बैंक लिटरेसी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है के वेणु, ऑप्शन बी है श्री कुमारन थम्पी, ऑप्शन सी है अनवर अली, ऑप्शन डी है एम मुकुंद। तो फेडरल बैंक लिटरेसी अवार्ड याद रखना किसे दिया गया अभी 2022 से सम्मानित करा गया, लेखक हैं ये। तो सही उत्तर है के वेणु को। ए उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है, के वेणु को उनकी कृति के लिए फेडरल बैंक लिटरेसी अवार्ड 2022 से सम्मानित करा गया है के वेणु को। अगला सवाल, सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है जनवरी, ऑप्शन बी है फरवरी, ऑप्शन सी है मार्च, ऑप्शन डी है अप्रैल। तो इसका थोड़ा सा पिछला इतिहास जान लेते हैं। सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस मनाया क्यों जाता है? ये मनाया जाता है 1953 में भारतीय सेना के एक फील्ड मार्शल थे, फील्ड मार्शल थे जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था के एम करियप्पा। के एम करियप्पा। के एम करियप्पा 1953 में ये क्या थे? भारतीय सेना के फील्ड मार्शल थे। तो जब ये सेवानिवृत्त हुए, मतलब रिटायर हुए, तो उस दिन के उपलक्ष्य में हर साल सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। हर साल 14 जनवरी को उनके रिटायरमेंट की याद में के एम करियप्पा जी के 1953 में भारतीय सेना के फील्ड मार्शल थे के एम करियप्पा जी। तो 14 जनवरी को वो क्या हुए? सेवानिवृत्त हुए। तो उनकी याद में जनवरी के माह में हर मंथ 14 जनवरी को सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है।
अगला सवाल, नासा के हालिया विश्लेषण के अनुसार 2022 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष है। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है पांचवा, ऑप्शन डी है छठा। तो 2015 के बाद नासा ने कहा है कि 2022 पांचवा सबसे गर्म वर्ष है। नासा के हालिया विश्लेषण के अनुसार 2022 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष क्या? 2015 के बाद 2022 पांचवा सबसे गर्म वर्ष है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2022 और 2050 के बीच वैश्विक जनसंख्या में आधी से अधिक वृद्धि कितने देशों में केंद्रित है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10। तो यूएन के अनुसार, यूएन का डाटा है, यूनाइटेड नेशन का यूएन का डाटा है, और 2022 से 2050 के बीच उन्होंने कहा कि वैश्विक जनसंख्या में आधी से अधिक वृद्धि कितने देशों में केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर है 8 देशों में। 8 देश कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक तो कांगो है, मिस्र है, इथोपिया है, इथोपिया 3 हो गए। और कौन सा है? भारत है, भारत भी नाम है इसमें। नाइजीरिया है, फिलीपींस है, 6 हो गए। 7वां पाकिस्तान, 8वां तंजानिया। पाकिस्तान और 8वां कौन सा है? तंजानिया। तो यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 से 2025 के बीच वैश्विक जनसंख्या में आधी से अधिक वृद्धि, मैक्सिमम मतलब आधी से अधिक 50% जो वृद्धि होगी इन 8 देशों में होगी। कांगो, मिस्र, इथोपिया, भारत, नाइजीरिया, फिलीपींस, पाकिस्तान और तंजानिया। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू। जय हिंद।